हेलो हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास सेवेंथ का चैप्टर 1 पादपों में पोषण। तो बच्चों, कल हमने देखा बहुत सा पादपों में पोषण के कुछ चीज़ें कल हमने डिस्कशन कर लिया था। अब इसके आगे का हम पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा है। कल हमने पढ़ा है पादपों में पोषण विधि, ठीक है। फिर स्वपोषण, पोषण, स्वपोषी, विषमपोषी, प्रकाश संश्लेषण, कोशिकाएं, क्लोरोफिल, ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। कल हमने प्रकाश संश्लेषण की विधि पढ़ ली थी। अब हम इसके अलावा अन्य जो विधियाँ हैं वो देखेंगे। आई होप आप लोगों को कल जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आ गया हो। अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, कुछ पादप ऐसे भी जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, वे कैसे जीवित रहते हैं? मतलब ऐसे बच्चों कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, फिर भी वो जीवित रहते हैं और वो भोजन संश्लेषित नहीं करते, मतलब भोजन नहीं बनाते, लेकिन वो जीवित रहते हैं। तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तथा वे पोषक, अब जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए हमें, और भोजन से ही तो हमें पोषक मिलेगा ना। तो वो पोषक कैसे प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। इसका मतलब समझे कि मनुष्य और एवं जो अन्य प्राणी जिस तरह से अपने भोजन के लिए स्वपोषी पौधों पर निर्भर होते थे, वैसे ये भी दूसरे पादपों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, मतलब अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं तो विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है बच्चों? देखो ये पेड़ हरे हरे नज़र आ रहे हैं, उसमें ये पीला पीला क्या है? ये पीले पीले रस्सी नुमा संरचना क्या है? चलिए आइए समझते हैं। देखिए, क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? हाँ, हमें तो दिखाई दी, आपको भी दिखाई दी होगी, है ना बच्चों? देखो पीले पीले रेशेदार क्या हैं, दिखाई देती है। ये अमरबेल का पादप है। ये क्या है? अमरबेल है। आप लोगों ने देखा होगा, अपने आसपास ही कहीं देखे होंगे बच्चों के पौधों में ऐसे रस्सी नुमा संरचना पाई जाती है पीले कलर की। वो क्या है? अमरबेल है। अमरबेल, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये जो अमरबेल का पौधा है, पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये अपने भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, मतलब जिस पर ये लगे होते हैं उन्हीं पौधों से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। जैसे हमने बोला था ना कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उन्हीं से मानव तथा अन्य जंतुएं अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। तो वैसे इसमें कहा गया है कि ये अमरबेल जिस पौधे पर ये आश्रित होता है अपने भोजन के लिए, वह क्या कहलाता है? परपोषी कहलाता है, क्योंकि उससे ही तो उसको भोजन प्राप्त होगा ना। तो जिससे वह अपना भोजन ग्रहण करेगा वह परपोषी कहलाया। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं। इसका मतलब है कि अमरबेल जो होते हैं वो जिन पादपों पर होते हैं ना, अपने भोजन प्राप्त करने के लिए उनको जो पोषक पदार्थ मिलने चाहिए,
जैसे कि वो जिस पादप पे अपने भोजन के लिए लगे हुए होते हैं, आश्रित होते हैं, तो उनको उनका जो मूल पोषक है, अमूल्य पोषक मतलब जो वो जिनको वो जिस उनको पोषक की आवश्यकता होती है, वो पोषक ये खुद ले लेते हैं। ये जब खुद ले लेंगे तो वो वाले परपोषी पौधे तो वंचित हो जाएंगे पोषक से, उन्हें ये पोषक तो नहीं मिल पाता है तथा उनमें पोषक की कमी हो जाती है, लेकिन इनको मिल जाता है, इसलिए इन्हें परजीवी कहते हैं। मतलब परजीवी किसे कहते हैं? जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं तथा उनसे जो मूल पोषक है, उनका जो मुख्य पोषक है, वह उनको न देकर खुद ग्रहण कर लेते हैं, ये परजीवी कहलाते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? बच्चों, परजीवी हैं। जंतुओं में तो आप कई प्रकार के परजीवी होते हैं तथा मनुष्य में परजीवी हमने देख चुका ही है। अब क्या बोल रहा है, और पादपों में भी आज हमने देख लिया है। अब बोल रहे हैं आपको इस प्रकार विचार करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा करना चाहिए। तो आप जब स्कूल जाएंगे बच्चों, तो अपने अध्यापक से इस विषय पर ज़रूर चर्चा करिएगा। अब बूझो जानना चाहती है, पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं? तो चलिए आइए देखते हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करती हैं? भक्षण मतलब जो जंतुओं को खाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विषमकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। चलो देखते हैं। ये जो पादप है ये कीटों को खाते हैं, मतलब कीटों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। देखो बच्चों, इसमें जो घड़े की संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है? पत्ती ही है। पत्ती इस घड़े नुमा संरचना में अपने आप को रूपांतरित कर ली है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। जो पत्ते का शीर्ष भाग है ना, देखो इसमें यहाँ पर ढक्कन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या करता है? घड़े, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या है? पत्ती का शीर्ष भाग है जो कि ढक्कन के रूप में कार्य करता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं। ये जो घड़ा है इसके अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ठलके रहते हैं, ठीक है, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। अब जैसे क्या हुआ कि देखिए, इसमें जब कोई इसमें कीट घड़े में प्रवेश किया, मतलब कोई भी कीट यहाँ पर आया, रुको आपको मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पर कोई भी कीट यहाँ पर आया तो ये क्या किया, अब इसके अंदर बहुत सारे रोम होते हैं, तो वह उसके अंदर जाके रोम में जाके फंस गया, बीज फंस जाता है। अब घड़े में उपस्थित पाचक रस, जो घड़ा है उसमें उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है।
कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। अब कीटभक्षी पादप कौन कहलाते हैं? कीटभक्षी पादप वह पादप कहलाते हैं जो कि कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं, एक तरह से ग्रहण कर लेते हैं। और ये कैसे खाते हैं? ये घड़ेनुमा संरचना बना लिए, ठीक है। अब इसमें जैसे कोई भी कीट आया तो इसके अंदर बहुत सारी रोमें पाई जाती हैं, उन रोमों के बीच में ये फंस जाता है, और जैसे ये फंसा वैसे ही ढक्कन बंद हो गया। फिर उसके अंदर जो उपस्थित पाचक रस होता है वह कीटों को पाचन कर देता है। तो इसको क्या कहते हैं? कीटभक्षी भक्षण कहते हैं, और इस पादप को कीटभक्षी पादप कहते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनट्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। मतलब कीटभक्षी जो पादप है उनमें से ये दो हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। चलिए देखते हैं। बूझो भ्रमित है, यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? उसका भी कहना सही है कि जब भाई प्रकाश संश्लेषण हम कर रहे हैं, हम भोजन बना रहे हैं, तब भी हम कीटों का भक्षण क्यों कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है? क्या पता, शायद हो सकता है। चलिए आगे देखें। मृतजीवी। आपने बाजार में मशरूम बिकते देखे होंगे। छत्रक, मशरूम को क्या बोलते हैं? छत्रक बोलते हैं। तो आप मशरूम तो आप जानते ही होंगे बच्चों, है ना, बाजार में तो बिकते ही हैं। तो चित्र 1.7 देखते हैं। ये मशरूम देखो बच्चों, ऐसे होते हैं मशरूम, दिखा आप लोगों को? सड़ी गली वस्तुओं पर उग जाते हैं ये जो भी हैं मशरूम। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचना के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। वर्षों के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों में भी आप लोगों ने कभी देखा है कि ऐसे इसी की संरचना जैसे कोई छालें हो जाती हैं, गुच्छे जैसी संरचना हो जाती है वाइट कलर की। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। मतलब कि इनके जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और उन्हें कहाँ से प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं। बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। तो हम पढ़े, अब ये हमने देखा। अब हम क्रियाकलाप 1.2 देखेंगे। ब्रेड एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम व उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए। मतलब ब्रेड का एक टुकड़ा लीजिए, जिसे जल में भिगो दीजिए और उसे किसी नम या फिर गर्म स्थान पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए, अथवा उस समय तक रखे रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोएं जैसी संरचनाएं ना दिखाई देने लगी। मतलब रोएं जैसी संरचना, एक जैसे नहीं रुई टाइप से संरचना अपन को दिखाई देती है जब वो सड़ने लगता है, जैसे हम बोल देते हैं ये ख़राब हो गया है, तो वैसी संरचना ना दिखाई देने लगे तब तक रहने दीजिए। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका अवलोकन कीजिए। अब हम इसके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसे देखते हैं। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिख लीजिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागे के समान संरचनाएं दिखाई देंगी। हमें धागे की जो संरचना दिखाई दे रही है वो रुई के धागे के समान है। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। ये जीव क्या कहलाते हैं? कवक। जो भी हम ब्रेड में हमें मिलता है वो वाइट कलर का या फिर जैसा भी रहता है वो क्या उसको हम जब देखते हैं माइक्रोस्कोप से तो वो रुई के धागे के समान होता है।
ये सब क्या है, कवक कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। इनकी जो पोषण प्रणाली है वो भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं। इसका मतलब है ये क्या करती हैं, ये मृत एवं सड़ने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनकी सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव कर देती हैं तथा उसके साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देती, तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में, मतलब उसके लिक्विड जो फॉर्म होता है उसके रूप में इसको परिवर्तित कर देती हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन विलयन का भोजन के रूप में अवशोषित करते हैं। इस प्रकार के पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषक कहलाते हैं। मृतजीवी पोषक किसे कहते हैं बच्चों? मृतजीवी पोषक उसे कहते हैं जो कि अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी पोषक कहते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। जो इस विधि का उपयोग करते हैं, मृतजीवी पोषण विधि प्रणाली, इसका मतलब है कि जो मृतजीव सड़े गले पदार्थों का जो उपयोग करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे जीव को क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। कवक जो होता है, कवक अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। जैसे हमने बताया ना, कवक वो क्या होते हैं? अचार, चमड़े। आपने कभी कभी देखा होगा घरों में कि अचार जैसे बहुत दिन तक पड़ा है किनारे साइड पे, उसका यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर कुछ सफ़ेद सफ़ेद फफूंद टाइप से आ जाते हैं। मतलब जिसको सफ़ेद सफ़ेद से अजीब से दिखने नहीं लग जाते, जिसको घर में बोल दिया जाता है अरे ये तो ख़राब हो गया है। यही सब क्या है? वो कवक है। ऐसे ही कपड़े में हो जाते बहुत दिनों तक। अगर हम कपड़े को ऐसे किनारे पड़े रहने दें, हम उसका यूज़ ना करें, तो उसमें भी आपको दिखाई दे देगा। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो, मतलब नम, जहाँ नमी हो, हल्का हल्का पानी हो एवं गर्म हो, वहाँ भी ये उग जाते हैं। कवकों के वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है। मतलब कवकों की वृद्धि, मतलब कवक कब ज़्यादा उगते हैं, कब उनकी वृद्धि होती है? बारिश के मौसम के टाइम पे। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। इसी वजह से वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों के वृद्धि के कारण नष्ट हो जाती है। अब कवकों की वृद्धि हुई, ठीक है, उसमें से वो कपड़े ख़राब कर दिया, बहुत सारी वस्तुएं ख़राब हो जाती हैं, जिसके वजह से ये वस्तुओं को नष्ट कर देती है। कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा करो। तो चलो बच्चों, आज आपको पता चल गया ना कवक क्या होते हैं। अचार में जो सफ़ेद सफ़ेद से हो जाते हैं बहुत सारे, या फिर ब्रेड को यूज़ करने पे ऐसा हो गया। तो ये सब चीज़ें आप अपने अभिभावकों, घर में जो है मम्मी पापा, आप उनसे पूछना कि कैसे क्या होता है, आप उनको भी बताना। तो चलिए आगे देखते हैं। पहेली को याद है कि आपके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, उसके सुंदर जूते जिन्हें वे विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन तो आप भी कर सकते हो बच्चों, आपके मन में भी आया होगा ना कि वर्षा ऋतु में ही कवक की वृद्धि क्यों होती है और भी मौसम में क्यों नहीं होती। तो चलिए आगे देखते हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। सामान्यतः कवकों के जो बीजाणु होते हैं वो कहाँ? वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो,
तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपने वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? तो मतलब आपको समझ में आया कि वो बारिश के समय में ही क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो वायु में उपस्थित हैं, ठीक है, वायु में उनके बीजाणु उपस्थित हैं। जब वर्षा हुआ उन्हें नमी मिली, नमी मिलने पर गर्मी भी आई। कभी आप देखोगे बारिश के टाइम पर जब पहली बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना, या फिर नमी आ जाती है, तो वो नमी में किसी वस्तु पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं और अंकुरित हो जाते हैं तथा नए कवक को जन्म देते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कवकों द्वारा जो वस्तुएं खराब हो रही हैं उनको हम कैसे बचाएं। बूझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं। पहेली ने बताया कि ईस्ट एवं छत्रक जो मशरूम जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। बच्चों, तो कुछ कवक हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं और कुछ कवक हमारे लिए बेकार भी होते हैं। जैसे ईस्ट एवं मशरूम जो हैं वो हमारे लिए उपयोगी हैं तथा कुछ दवाइयों में भी इनका उपयोग होता है और कुछ खराब भी होते हैं, ठीक है, रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ मतलब ऐसे दो जीव जो एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना जीवन यापन करते हैं तथा एक दूसरे से लाभ भी उठाते हैं। अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, मतलब एक दूसरे से लाभ भी अपने आप को पहुंचाते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं? सहजीवी कहलाते हैं। तो आपको समझ में आया कि दो ऐसे जीव जो एक दूसरे के साथ रहकर जीवन यापन करते हैं तथा एक दूसरे को आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते भी हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। जो मतलब इसमें मतलब है कि कुछ जो कवक हैं वो वृक्षों के जड़ों में भी रहते हैं और ये वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। बदले में उन्हें जल एवं पोषक के अवशोषण में सहायता मिलती है। बच्चों, आपने तो ये सुना ही है, मैं आपको कल बताई ही हूँ कि जल एवं जो खनिज है वो जड़ों द्वारा वृक्षों में पहुँचाई जाती है। तो इसी प्रकार वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें वृक्ष क्या किया? कवक को पोषण प्रदान किया और उसके बदले उसने क्या किया कि जल एवं पोषक के अवशोषण में सहायता मिलती है। मतलब कवक द्वारा वो जल एवं पोषण को अवशोषित करवाता है, हेल्प करवाता है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। अब लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होते हैं। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। अब ये लाइकेन क्या कहलाता है? लाइकेन वह होता है जो दो अलग अलग जीव एक साथ रह के जीवन यापन करते हैं। जैसे कि इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। अब समझ में आया कि क्या कहने वाला है? जो दो अलग अलग जीव जीवन यापन करते हैं, जैसे शैवाल और कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और इसमें क्या नहीं पाया जाता? जल, पोषक, ये सब नहीं पाया जाता। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें नहीं होती।
तो ये क्या करता है, और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, तो कवक शैवाल को रहने के लिए जल, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। मतलब कवक सिर्फ शैवाल के लिए रहने और जल उपलब्ध कराया एवं पोषक तत्व दिया, और शैवाल बदले में क्या दिया, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि कवक में तो प्रकाश क्लोरोफिल है नहीं, तो वह प्रकाश संश्लेषण करेगा नहीं। शैवाल में क्लोरोफिल है तो प्रकाश संश्लेषण होगा, तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो मतलब एक दूसरे से ये लाभ उठाते हैं और जीवन यापन करते हैं। तो लाइकेन क्या कहला गया, लाइकेन दो अलग अलग जीव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साथ में रहते हैं, वो लाइकेन कहलाते हैं। फिर आगे देखते हैं, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे में लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है। क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है, इसलिए मृदा में इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। इसमें बोल क्या रहा है, देखो कि हम हमारे यहाँ जो किसान होते हैं, माली होते हैं, वो अच्छे फसल के लिए तथा उर्वरक अच्छा हो, खेती अच्छी हो, इसके लिए क्या डालते, उर्वरक डालते हैं, है ना। तो वैसे इसमें क्या अब उर्वरक क्यों डाला जाता है ये बताया गया है। उर्वरक हम इसलिए डालते हैं, जैसे कि पादप, अब मैंने आपको बताया ना कि पादप जड़ों द्वारा मिट्टी में जो खनिज एवं खनिज पोषक तत्व वो अवशोषित कर लेते हैं। तो वो जब हम खेती करते हैं या फिर पौधा लगाते हैं तो वो लगातार उस खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। अब उसके लगातार वहीं पर खेती होते रहती है तो उस पोषक तत्व में तो कमी आएगी। मृदा तो वही है, ज़मीन तो वही है, हम बार बार वहीं पर खेती करेंगे तो उसके पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। अब उर्वरक एवं खाद में जो और खाद होते हैं उनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा से तो पोषक तत्व निकल गए, खनिज पोषक तत्व तो खत्म हो गए, इसीलिए अब हम इनका यूज़ करते हैं जिससे कि जो मृदा है उसमें इन पोषक तत्वों की समृद्धि बना रहे तथा उसको जो खनिज पोषक की आवश्यकता है वो इन उर्वरकों से पूर्ण होती है तथा मिलाने से इनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। फिर यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञात हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। इनके यूज़ से हम पौधों को स्वस्थ भी रख सकते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं हो सकती। कभी क्या होता है कि किसी पादपों में कोई बीमारी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है तो वो नष्ट होने लगते हैं, तो इनके यूज़ से वो नष्ट भी नहीं होंगे, वो स्वस्थ रहेंगे तथा उनको आवश्यकता पोषक तत्व भी प्राप्त होगा। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। मैंने आपको कल भी बताया था बेटा कि प्रोटीन के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए होता है, बताया था ना। वैसे इसमें देखो पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। हमने फसल काट लिया, नाइट्रोजन की कमी हो गई। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है परंतु पादप इसका उपयोग उसी प्रकार करने में असमर्थ होते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था
कि पादप वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस को नहीं अवशोषित कर सकते, अवशोषित नहीं कर सकते हैं। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, कि जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट वायुमंडल से ले लिए, वैसे ही पौधे नाइट्रोजन गैस को नहीं ले सकते। वे इस प्रकार से लेते हैं, पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं, उनके द्वारा ही ये नाइट्रोजन को विलेय रूप से अवशोषित कर लेते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। जो राइजोबियम है वो क्या करता है, नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। अब ये राइजोबियम जीवाणु क्या कहलाते हैं, ये जीवाणु नाइट्रोजन का प्राथमिक स्रोत है तथा ये नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है। अब फिर परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। जैसे मूंग हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, उनकी जड़ों में ये पाए जाते हैं जीवाणु, तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। अधिकतर जो दालें होती हैं वो फलीदार पादपों से, जिनमें फल पाए जाते हैं, वो फलीदार मतलब जिनमें दाने होते हैं, वैसे पादपों से प्राप्त होते हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उन्हें सहजीवी संबंध होता है। अब ये सहजीवी, मैंने आपको सहजीवी बताया था ना, क्या होता है, जो साथ साथ जीवित होते हैं, अपना भोजन एवं एक दूसरे का लाभ उठाते हैं। ठीक है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी समानता उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी आपको पता ही है। मृतजीवी क्या कहलाते हैं, जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। और परजीवी वे कहलाते हैं जो जीव किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए, मतलब किसी दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं, वे परजीवी कहलाते हैं। ठीक है। अब परजीवी व मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। हमें तो पता है कि वो एक सड़े गले से प्राप्त करता है मृतजीवी, और परजीवी दूसरे पादपों से। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहित किया गया है। ये भी आपको पता है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? हाँ, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, खुद प्रकाश संश्लेषण भी कर लेते हैं सब, और अपना भोजन स्वयं भी बना लेते हैं, और कीटों का भक्षण भी करते हैं। तो ये क्या हुआ, आंशिक विषमपोषी हुआ। ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे कुछ प्रमुख शब्द हैं, स्वपोषी, क्लोरोफिल, विषमपोषी, परपोषी, कीटभक्षी पादप, पोषक, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी, रंध्र, सहजीवी, कवक। ये जितने भी प्रमुख शब्द हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके एक बार और बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। स्वपोषी वह है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ये मतलब अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं होते, जैसे पादप ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये क्या कहला गए, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो स्वपोषी कहलाते हैं। अब आया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या कहलाता है, क्लोरोफिल यह पौधों का एक पदार्थ होता है जो उन्हें हरा रंग देता है।
इसे रंग द्रव्य भी कहते हैं। विषमपोषी वह पोषी कहलाते हैं जो अपने भोजन के लिए पादपों या किसी अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अन्य जंतु कौन? जो पादप को ही ग्रहण करते हैं, वैसे जंतुओं पर निर्भर होते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। परपोषी और विषमपोषी एक ही होते हैं, चाहे हम परपोषी बोले चाहे विषमपोषी, दोनों एक ही हैं। दोनों ही अपने भोजन के लिए स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। कीटभक्षी पादप, ये ऐसे पादप होते हैं जो कि घड़ेनुमा संरचना बना लेते हैं और उसके पत्तियों का जो शीर्ष मुख होता है, ऊपरी हिस्सा होता है सामने वाला, वो ढक्कन का काम करता है। और जैसे ही कोई कीट अंदर आया, वह इनके रेशेनुमा संरचना अंदर पाई जाती, उसमें वह फंस जाता है और ढक्कन बंद हो गया। फिर उससे एक द्रव स्त्रावित होता है, पाचन रस स्त्रावित होता है, जिससे उसका पाचन हो जाता है। इसे कीटभक्षी पादप कहते हैं। अब पोषक वह कहलाते हैं जो जीवों को पोषण प्रदान करते हैं और उनके शरीरों को समृद्ध करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? पोषक। परजीवी क्या कहलाते हैं? वे जीव जो किसी अन्य जीव पर अपने भोजन एवं आवास के लिए निर्भर होते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की आपने पढ़ा ही है, मैंने आपको बताया ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके कार्बन हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है। फिर मृतजीवी, वही सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। रंध्र वह पत्तियों में छोटे छोटे सूक्ष्म जैसे संरचनाएं पाई जाती हैं, सूक्ष्म छिद्र जैसे संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। सहजीवी जो दो जीव आपस में साथ रह के जीवन यापन करते हैं तथा एक दूसरे से अपने लाभ लेते हैं, अपने आप को लाभ में प्रभावित करते हैं, वह सहजीवी कहलाते हैं। कवक को मैंने आपको बताया ही है कि जैसे अचार में या फिर ब्रेड में, ये जो है उसी से मतलब सड़े गले पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब जैसे ब्रेड खराब हो गया, उसी में ये उग गए, अब उसी सड़े हुए पदार्थ से अपना ये भोजन ग्रहण किए और अपने आप को वृद्धि लाए, मतलब अब कवक की वृद्धि हुई। तो ये सब हुआ। अब चलिए आगे देखते हैं आपने क्या सीखा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हमने क्या सीखा है। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। ये बात सही है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव एवं आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, है ना। फिर हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। जो पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थ का उपयोग कर खाद्य संश्लेषण बनाते हैं। खाद्य संश्लेषण में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन तो मुक्त हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल होना आवश्यक है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। देखिए जैसे कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए वह अपना भोजन नहीं बना सकता, और शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वह अपना भोजन बना सकता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। मैंने आपको बताया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन और सूर्य के प्रकाश से जब उपस्थिति में क्रिया करेंगे
तो भोजन के रूप में क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचय किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल पत्तियों में उपस्थित होता है, उसकी सहायता से सौर ऊर्जा का मतलब प्रकाश जो है सूर्य का सौर ऊर्जा उसे संचित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना, तो वही इसमें बता रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविका के लिए किया जाता है। उत्तरजीविका का मतलब सांस लेने के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जो कवक है वो अपना पोषण मृत एवं अपघटित जीवों से प्राप्त करते हैं, मतलब सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। वे मृत जीवी कहलाते हैं। अमरवेल जैसे पादप परजीवी कहलाते हैं। परजीवी का सबसे मुख्य उदाहरण है अमरवेल। अगर आपसे कोई पूछे कि परजीवी पौधे का उदाहरण, पादप का उदाहरण दो, तो आप बोल देना अमरवेल। और मृत जीवी का उदाहरण दो तो कवक। वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं। अब ये अभ्यास, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, परजीवी एवं मृत जीवी के में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये जितने भी हैं क्वेश्चन आंसर 8 कितने हैं टोटल? 12। ये जितने भी हैं 12 क्वेश्चन हैं। ये सभी का उत्तर मैं आपको कल इसी वीडियो के माध्यम से बता दूंगी, और जो मुख्य की पॉइंट हैं इस चैप्टर के वो सब भी मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और ये अध्ययन क्रियाकलाप परियोजना ये आप एक बार ज़रूर करिएगा अपने घर पे, और परियोजना करना चाहिए बच्चों, अच्छी बात होती है। तभी हमें पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो ये बात सही भी है कि नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे। कल आपने जितने लोग कल ये वीडियो नहीं देखे थे कल वाला, वो भी देख लें और आज देख लें। और कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर और कुछ मुख्य जो की पॉइंट है वो भी सब मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से कल बता दूंगी। तो आई होप आप लोग इसको पढ़ सकें। और प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसे ही चाहिए तो मैं और भी आगे इस चैप्टर से, अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया, फिर हम और भी आगे का चैप्टर बढ़ाएंगे। या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से क्लास का कौन सा चैप्टर पढ़ना है साइंस का, मैं आपको वो भी वीडियो बना के दे सकती हूँ। लेकिन प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके बेटा, थैंक यू।